नमस्कार, स्वागत है आपका जी के शॉर्ट पर। ये वीडियो मौर्योत्तर काल का भाग 3 है, जिसमें मौर्योत्तर कालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौर्योत्तर कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। इस काल में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण केंद्रीकरण था, जबकि मौर्योत्तर काल में यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत हो गई। शुंगकालीन सामाजिक जीवन वर्णाश्रम पर आधारित था। शुंगकालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। शुंगकालीन समाज में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या था? तो उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था, तथा निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता था। शुंग काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इसी समय भागवत धर्म का भी उदय हुआ था। शुंग काल धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था। संस्कृत भाषा में पतंजलि ने अष्टाध्यायी और पाणिनि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप संभवतः इसी युग में रचा गया था। मनुस्मृति का कालक्रम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी यानी मौर्योत्तर काल का समय माना जाता है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति को 1776 में नैथेलियल हैलहेड ने ए कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ के नाम से अनुवाद किया। शक शासक ने त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि धारण करते थे। शकों एवं कुषाणों ने राजत्व को देवत्व से जोड़ने पर विशेष बल दिया, अर्थात राजाओं को देवताओं का अवतार माना। इसीलिए शक शासकों ने स्वयं को त्रातार कहा एवं कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र कहा। सातवाहन काल का शासन राजतंत्रात्मक था। सातवाहन काल में दो रानियां, पहली रानी नागणिका जो शातकर्णी प्रथम की रानी थीं, तथा दूसरा गौतमी बलश्री जो गौतमीपुत्र शातकर्णी की माता थी। इन दोनों ने प्रशासन में सक्रिय भाग लिया था। प्रशासन की सहायता के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिसे आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहते थे, जो ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। सातवाहन कालीन पदाधिकारी के नाम और उसके विभाग निम्न थे। कोषाध्यक्ष, भंडागारिक, रज्जुक, राजस्व विभाग का प्रमुख, पानीयघरक, नगरों में जलपूर्ति का प्रबंध करने वाला, सेनापति, सेना का प्रमुख, ग्रामिक ग्राम का अध्यक्ष और कर्मांतिक, भवन निर्माण अधिकारी होता था। मेनांडर का एक लेख पेशावर से और एक लेख यूपी के फतेहपुर जनपद से प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र इसके अधीन था। कनिष्क के साम्राज्य के सीमा का निर्धारण उसके लेख और सिक्कों द्वारा करते हैं। कनिष्क के साम्राज्य की सीमा इस प्रकार था: पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था। कनिष्क की कश्मीर पर अधिकार की जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। कनिष्क की उत्तर प्रदेश पर अधिकार की जानकारी हमें कौशांबी श्रावस्ती और सारनाथ लेख से मिलती है। कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर और दूसरी मथुरा थी। यवन, शक और कुषाणों के काल में बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिम तथा देश के अन्य भागों में काफी लोकप्रिय हो गया था। कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान के नाम इस प्रकार है: अश्वघोष, यह कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्यम, शारिपुत्र प्रकरण की रचना की। दूसरे है चरक, जो राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। अगला है संघ्रक्ष, जो कनिष्क के राजपुरोहित थे। इसके अलावा नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र और मात्रचेट रहते थे। कुषाण शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। कुषाण प्रशासन में दंडनायक एवं महादंडनायक जैसी अधिकारी होते थे। कुषाणों ने ही अपने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। अब मौर्योत्तर कालीन आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं। मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टिकोण से
प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। शुंगकालीन लोगों की आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। इस समय पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वैशाली, तक्षशिला, वाराणसी आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे तथा भृगुकच्छ, सुप्पारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। इस समय व्यापार विनिमय नियमित सिक्के द्वारा होता था। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा चलाई, जो कालांतर में सामंतवाद को जन्म दिया। सातवाहनों ने सीसे के सिक्के जारी किए। सातवाहन काल में उन्नत कृषि के साथ साथ व्यापार व्यवसाय की भी बहुत अधिक प्रगति हुई थी। इस समय पूर्वी दक्कन तट पर कंटकोस सील, कोंदुर, अल्लोसिंगे तथा पश्चिमी दक्कन तट पर बेरिगाजा, सोपारा और कल्याण प्रमुख बंदरगाह था। सातवाहन काल में कृषि उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। प्रतिष्ठान तथा धान्य कटक व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। सातवाहन काल में बाह्य देश श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तथा रोम के साथ व्यापार होता था। कुषाण के शासन काल में आर्थिक स्थिति और व्यापार वाणिज्य उन्नत थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें जानकारी मिलती है कि भारत रोम को बड़ी मात्रा में मसाले, मोती, मलमल, हाथीदांत, औषधियां, चंदन, इत्र आदि का निर्यात करता था। अब मौर्योत्तर कालीन मुद्रा के बारे में जानते हैं। इस समय सोने के सिक्के को निष्क या स्वर्ण कहते थे, चांदी के सिक्के को शतमान कहते थे और तांबे के सिक्के को काकनी कहते थे। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबे और सीसे से मिलकर बने सिक्के को करशापन कहते थे। हिंद यवन शासक ये पहले शासक थे जिन्होंने सिक्के का प्रचलन करने के साथ साथ स्वर्ण सिक्के भी जारी किए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के वीम कडफिसस ने ही चलाए, जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के काल में ही चलाए गए। भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। सातवाहनों ने सीसे के सिक्के के अलावा चांदी, तांबा तथा पोटीन के सिक्के चलाए। हिंद यवन शासक स्ट्रैटो द्वितीय ने सीसे की सिक्के चलाए। अगाथोक्लीज के सिक्के पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को कुषाणों ने जारी किया था। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबे दोनों सिक्के को प्रचलित किया था। हिंद यवन शासक मेनांडर के 16 सिक्के बैराठ से प्राप्त हुए हैं। कुजुल कडफिसिस के ताम्र सिक्कों का वजन लगभग 30 ग्रेन का था और विम कडफिसिस के ताम्र सिक्के 270 ग्रेन तथा स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन का था। विम कडफिसिस के सिक्कों पर उत्कीर्ण चिन्ह पूर्णतः भारतीय है, क्योंकि उसके सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति तथा महेश्वर की उपाधि मिली है। कनिष्क के स्वर्ण सिक्के का वजन 124 ग्रेन था। मौर्योत्तर काल में उन्नत व्यापार के निम्न कारण था। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय, रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंध और रेशम मार्ग की खोज एवं नियंत्रण था। अब मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य एवं कला के बारे में जानते हैं। शुंग काल में कला एवं स्थापत्य की उन्नति स्थिति थी। कला का विषय वस्तु लौकिक जीवन से संबंधित थी। शुंगकालीन कला का उत्कृष्ट नमूने भरहुत, सांची, बेसनगर तथा बौद्ध गया से प्राप्त हुआ है। भरहुत स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम ने किया था। बेसनगर या विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण इसी काल में हुआ था। अमरावती स्तूप भारतीय वास्तुकला की सर्वोत्तम कृति थी। 1797 में कर्नल मैकेंजी ने सर्वप्रथम अमरावती स्तूप का पता लगाया, जबकि 1840 में इलियट ने इस स्तूप का उत्खनन करवाया था। यूनानी कला के प्रभाव से पश्चिमोत्तर प्रदेशों में एक नवी शैली गंधार कला शैली का विकास हुआ तथा कनिष्क के काल में मथुरा कला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। गंधार कला और मथुरा कला में निम्नलिखित अंतर है। गंधार कला में गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग हुआ है। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। गंधार कला को शक
एवं कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया है। मथुरा कला को कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था। गंधार कला का विषय वस्तु यथार्थवादी था। मथुरा कला का विषय वस्तु आदर्शवादी था। गंधार कला में मुख्यतः बौद्ध प्रतिमाएं निर्मित हुई हैं, जबकि मथुरा कला में बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। गांधार तथा मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ के कुषाण निर्मित कला भी महत्वपूर्ण है, जो खरी मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनाल के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनाई गई थी। सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का आविष्कार मथुरा शैली में किया गया। सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित है। नागणिका का नाना घाट का लेख, गौतमीपुत्र शातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख, गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख, वासिष्ठिपुत्र पुलुमावी का कार्ले गुहालेख और यज्ञ श्री शातकर्णी का नासिक गुहालेख महत्वपूर्ण है। अगला है शक एवं पहलव के संदर्भ में लेख, राजवूल का मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख, शोडास का मथुरा दानपत्र लेख, नहपान कालीन नासिक और झुन्नार का गुहा लेख, रुद्रदामन का गिरनार लेख और अंधौ का लेख, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और गोंडो फर्नीज का तख्तेबाही का लेख, यह पेशावर के यूसुफजाई क्षेत्र में स्थित है। तो ये था मौर्योत्तर कालीन सामाजिक, आर्थिक और स्थापत्य कला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।